साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो में कुछ भी विश्लेषण करने से पहले खैरात और अधिकार का अंतर समझ लीजिए। दो डिप्टी सीएम बनाए गए उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दोनों के अभिवादन का जो तरीका है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसको खैरात मिली है और किसने डिप्टी सीएम बनने को अपना अधिकार समझा है। पहले केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ग्रहण ली तो उनका तरीका देखिए। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री के सामने 5 बार झुके। प्रोटोकॉल में अभिवादन की संख्या नहीं बताई जाती कि आपको कितने बार अभिवादन करना है। यह सामने वाले की मना स्थिति और इस बात पर निर्भर करता है कि वो अभिवादन जिसका कर रहा है उसके सामने कितना सरेंडर है। केशव प्रसाद मौर्य अगर इस वजह से सरेंडर हो रहे थे कि मुझे हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बना दिया, तो उत्तराखंड में हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी को सीएम ही बना दिया। केशव प्रसाद मौर्य शायद ये भूल गए कि बीजेपी उन पर एहसान नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर उनके डिप्टी सीएम के नाम ने बहुत एहसान किया। पूरे मौर्य समाज के बीच में यह संदेश था कि डिप्टी सीएम पिछले बार बनाए गए थे, इस बार मोदी योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, इसलिए सीएम भी बनाए जा सकते हैं। यही बात स्वतंत्र देव सिंह और अनुप्रिया पटेल के भक्तों में भी फैलाई गई। बहरहाल रीजन जो कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी में 12 मौर्य समाज के लोग जीत करके आए, समाजवादी पार्टी में 2 जीत करके आए। तो 12 जो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए उसमें 100% ना सही, लेकिन एक बड़ा योगदान है इसी बात का, डिप्टी सीएम तो रहेगा ही, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसलिए इस कदर झुकना दबना नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा डिप्टी सीएम है जो पिछले चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो पूरा जीवन गुजार दिया संघ में, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ब्रजेश पाठक पहले बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे, वहां मलाई खाते रहे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर भी उन्होंने एहसान नहीं चुकाया। जो अभिवादन का तरीका होता है केवल वो करके निकल गए। कार्यकर्ताओं के नेता हैं और ब्राह्मण चेहरे बीजेपी ने। दूसरी बात, ब्रजेश पाठक ब्राह्मणवाद के पैरामीटर पर दिनेश शर्मा से 21 साबित हुए। ब्राह्मणवाद दोनों ने किया। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, उन्होंने सरकारी वकीलों की नियुक्ति में ठोक करके जातिवाद किया, लेकिन इसके अलावा रायबरेली अपटा कांड में भी खुल करके ब्राह्मणवाद करते नजर आए, विकास दुबे कांड में भी ब्राह्मणों को मैनेज करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ दिनेश शर्मा ने प्रोफेसर बनाने में तो खूब ब्राह्मणवाद किया, लेकिन मुखर ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणवाद के पैरामीटर में उनका शांत स्वभाव थोड़ा नीचे रह गया, इसका फायदा ब्रजेश पाठक को मिल गया। अब सवाल यह कि 12 विधायक जिताने वाले मौर्य समाज से एक ऐसा व्यक्ति डिप्टी सीएम बना दिया गया जो अपना चुनाव खुद हार गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 22 और अपना दल एस के 5 यानी कि 27 कुर्मी विधायक रखने वाले स्वतंत्र देव सिंह, जो मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया? इस गणित को समझने से पहले आपको यह तस्वीर देखनी पड़ेगी। इस तस्वीर के अपने ही मायने हैं। यह तस्वीर उस समय की है जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनकर के आए थे। उस समय वो अपने से उम्र में 8 साल छोटे। योगी आदित्यनाथ की डेट ऑफ बर्थ है 1972, स्वतंत्र देव सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 1964। मतलब वो योगी आदित्यनाथ से 8 साल बड़े हैं। इसके बावजूद वो उनके चरणों में इस कदर झुक गए थे मानो उन्होंने समाज को संदेश दिया हो कि प्रदेश अध्यक्ष भले ही बनकर आ गया हूं, लेकिन रहना इनके चरणों में ही है। केवल ये फोटो कारण नहीं हो सकती। जब तनातनी चल रही थी केंद्र में और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, मतलब मोदी खेमे में और योगी खेमे में, उस समय स्वतंत्र देव सिंह पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के खेमे में नजर आ रहे थे। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मंत्रिमंडल में अगर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की चलती तो स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम हो सकते थे। लेकिन चूंकि इस बार का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाया है, उसी तरीके से जातीय समीकरण भी साधे गए हैं, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं? ऐसा कतई नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती है जहां केशव प्रसाद मौर्य तमाम अन्य लोगों के चरणों में तो दिखेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चरणों में केशव प्रसाद मौर्य कभी नहीं गिरे। यही एक बड़ी वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के लिए चुना गया। इसलिए क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह बना दिए जाते तो वो योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर हो जाते। केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम रहते हुए योगी आदित्यनाथ के सामने कभी सरेंडर नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे क्या फायदा? केशव प्रसाद मौर्य रोएंगे तो प्रधानमंत्री के पास पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ उनसे रोएंगे तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेंगे। मतलब चाबुक प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मोदी शाह की जोड़ी किसी ऐसे मुख्यमंत्री को कमजोर करने में यकीन रखती है जिसका नाम प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए चलने की संभावना व्यक्त की जा रही हो। इसके अलावा एक और मूल अंतर है, किस व्यक्ति और किस समाज को क्या मिलना है यह उसके टेम्परामेंट पर भी निर्भर करता है। मतलब सामने वाला यह देखता है कि किसका समाज और कौन व्यक्ति विरोध कर सकता है। जैसे पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य को जब यह खबर मिली कि उन्हीं से यह घोषणा करवाई जानी है कि कौन सीएम बनेगा, तो वो अस्पताल में एडमिट हो गए दिल्ली में। इसके बाद आनन फानन में उनको मैनेज किया गया, कहा गया कि आपको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर वो उस बार पिछली बार उस हद तक ड्रामा नहीं करते तो शायद उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलता। उनके लोगों ने बीजेपी कार्यालय पर लखनऊ में पिछली बार प्रदर्शन भी किया था कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब बात कुर्मी समाज की। भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत अच्छी तरह से पता है पिछले चुनाव से कि इस समाज को कुछ भी दे दो वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। पिछले बार सत्ता में शामिल 31 विधायकों के बावजूद यह समाज महज एक कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों से संतुष्ट हो गया था। जिस तरह का समाज होता है उसका नेता उस तरीके का होता है, जैसा नेता होता है वैसा ही समाज होता है। क्योंकि समाज बहुत संतुष्टि की पोजीशन में रहता है, या यूं कह ले कि काफी हद तक मुर्दा की श्रेणी में है, उसी तरह के उसके नेता हैं। स्वतंत्र देव सिंह को पिछली बार मुख्यमंत्री की बात करते करते कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया गया था, उनको स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया था, उसमें भी वो संतुष्ट थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अगर डिप्टी सीएम नहीं भी बनाया जाएगा, जो भी दे दिया जाएगा ये समाज और ये नेता उसको सहर स्वीकार कर लेंगे। अपनी बात को साबित करने के लिए एक प्रूफ दे देता हूं। ठाकुर पंडित की बात तो इस पार्टी में करना नहीं है, पहले से तय है कि उनको हिस्सा ज्यादा मिलना ही मिलना है। लेकिन जाट समाज जिसके 8 विधायक जीत करके आए हैं, गौर करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 27 कुर्मी विधायक शामिल हैं, उसको 3 कैबिनेट मंत्री 1 राज्य मंत्री, मतलब कुल मिलाकर के 4 मंत्री मिले हैं। जबकि जाट समाज से महज 8 विधायक जीत करके आए हैं, लेकिन उसको मंत्री पता कितने मिले? 5। क्योंकि जागरूक समाज है, बिना हिस्सेदारी मिले उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। विद्रोही स्वभाव का समाज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों को हरा चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी सीटों पर हार जीत का अंतर महज कम था। ये तमाम सारे विश्लेषण अगले वीडियो में करूंगा। इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जो समाज संघर्ष करना जानते हैं, अपना हिस्सा छीन कर लेना जानते हैं, गिगियाते या रियाते नहीं हैं, उस समाज और उसके नेता को झुंझुना नहीं बल्कि हिस्सेदारी देनी पड़ती है। कुल मिलाकर के जातिवादी मानसिकता के लोग भले ही अपनी अपनी जाति के मंत्रियों की लिस्ट बनाने में मशगूल हों, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इन तमाम सारे मुखौटों के माध्यम से संघ का एजेंडा पार्ट 2 में भी लागू करवाया जाएगा। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मैं तमाम मंत्रिमंडल का विश्लेषण करके यह भी प्रूफ करूंगा कि इस बार के मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का आगे बढ़ना, उसकी सीटों का बढ़ना, उसके वोटिंग शेयर का बढ़ना काफी हद तक एक रीजन रहा है। विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना ही सत्ता पक्ष को कंट्रोल करके रखा जा सकता है। मैं विपक्ष की मजबूती की वकालत इसीलिए करता हूं कि विपक्ष की सीटें अगर बढ़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी कभी तानाशाही रवैया नहीं अपना पाएगी। उस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कुर्मी समाज द्वारा 2017 में ज्यादा विधायक जिताने के बाद केवल 1 कैबिनेट मंत्री क्यों मिला था, और इस बार कम विधायक जिताने के बावजूद
3 कैबिनेट मंत्री क्यों मिले? देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।